नमस्कार। मैं अलवर राजस्थान से डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा आज आपको डायबिटीज़ के बारे में, मधुमेह रोग के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप समझ सकें ये रोग कैसे होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और होने पे कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स को नष्ट कर देते हैं और इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उन्हें तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं। लेकिन टाइप 2 जो मोस्ट कॉमन है, इसमें इंसुलिन बनता तो है, लेकिन धीरे धीरे सेल्स में इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, यही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। आदि मानव के समय क्या होता था, भोजन के लिए हम शिकार करते थे। शिकार कभी हाथ आ गया, नहीं आया, कई दिन तक नहीं आया, यानी कभी भरपेट भोजन और फिर कई दिन तक छुट्टी। तो क्या होता है शरीर में, जब हम भरपेट भोजन करते हैं तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। हाइपोथैलेमस को ये पता लगता है ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके पैनक्रियाज को, बीटा सेल्स को, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को संदेश भेजता है कि ग्लूकोज बढ़ रहा है, अब इंसुलिन सिक्रीट करो। तो बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को उठाता है और उठा के मसल सेल्स, फैट सेल्स के पास जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है भाई इनको रख लो। वो रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, फैट्स के रूप में। फिर क्या होता है, कई दिन आपको भोजन नहीं मिला, ग्लूकोज लेवल डाउन गया, फिर ब्रेन आपके पैनक्रियाज को संदेश करता है कि भाई ग्लूकोज डाउन जा रहा है, तो आप दूसरा हार्मोन ग्लूकागोन सिक्रीट करो। तो पैनक्रियाज ग्लूकागोन सिक्रीट करता है। उससे क्या होता है, ग्लूकागोन ये करता है शरीर में कहीं से भी, जहाँ भी उपलब्ध हो, ग्लाइकोजन को तोड़ के, इवन प्रोटीन को तोड़ के, कहीं से भी लाके वो शरीर को ग्लूकोज उपलब्ध करवाता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ये क्रम चलता रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, हमको अन्न मिल गया, हम अन्न उपजाने लगे, खेती करने लगे। लेकिन खेती बाड़ी में भी बहुत मेहनत होती थी, तो हम मेहनत करते थे, अन्न उपजाते थे और हमको भोजन अन्न के रूप में रोजाना उपलब्ध होने लग गया। तो क्या हुआ, हम सुबह भी नाश्ता करके निकल रहे हैं, फिर दोपहर में भोजन कर रहे हैं, शाम को भोजन कर रहे हैं, लेकिन खूब मेहनत कर रहे हैं। तो जितना हम खाते थे, जितनी कैलोरीज हमको ग्लूकोज के रूप में मिलती थी, उसको हम खर्च कर देते थे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आदत तो हमारी पड़ गई, लेकिन अब काम का बंटवारा जब होने लगा तो दो तरह के लोग हो गए। एक तो वो जिनको अपनी आजीविका के लिए शारीरिक श्रम करना पड़ता है, दूसरे वो जिनको बहुत कम श्रम करना पड़ता है। अब जिनको श्रम करना पड़ता है
वो तो जो खाते हैं जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उतनी खर्च कर देते हैं। जिनको श्रम कम करना पड़ता है उनके साथ क्या होता है कि हमको भूख लगे या न लगे, जब ग्लूकोज लेवल डाउन जाता है तो हमको भूख लगती है, और भूख लगने पर ही हमको इतना खाना खाना चाहिए कि थोड़ी भूख बाकी रह जाए। लेकिन हम भूख लगने के स्थान पर टाइम से, सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया ब्रेकफास्ट करना है, लंच का टाइम हो गया लंच करना है, डिनर का टाइम हो गया भरपेट डिनर करना है। सब चीज़ भरपेट भी करनी है, कम भी नहीं करनी, भूख लगे या न लगे। तो क्या है कि ग्लूकोज आपके ब्लड में ऑलरेडी अवेलेबल है ठीक मात्रा में। फिर आपने खाना खाया तो फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, इंसुलिन सिक्रीट हुआ, इंसुलिन ने उसको ग्लूकोज को उठाया, सेल्स के पास लेके गया, कहा भाई रख लो, वो रख लिया। फिर 2 घंटे बाद आपने फिर कुछ खा लिया तो फिर वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, तो फिर बीटा सेल्स ने वो इंसुलिन सिक्रीट किया, इंसुलिन ने फिर ग्लूकोज को ब्लड से उठाया, सेल्स के पास गया, भाई रख लो, फिर रख लिया उन्होंने। लेकिन हर एक की कैपेसिटी होती है, आपने फिर खा लिया बिना आवश्यकता के, तो इंसुलिन ने फिर आया ग्लूकोज को उठाया, सेल्स के पास गया, भाई रख लो, तो सेल्स ने भी हाथ जोड़ दिए, कोई जगह नहीं है, क्या रखें, समस्या हो गई। उन्होंने नहीं रखा, नहीं कंज्यूम किया, तो क्या हुआ, स्टोर नहीं करने के कारण ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ गया। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो हाइपोथैलेमस को लगा कि यार ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है यानी इंसुलिन कम बढ़ रहा है, तो उसने और इंसुलिन सिक्रीट किया, और इंसुलिन सिक्रीट किया तो उसने भी कोशिश करी, लेकिन सेल्स फिर भी लेने को तैयार नहीं है, जगह ही नहीं उनके पास। आप फिर खा लेते हैं और फिर वो समस्या चलती रहती है कि ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ रहा है और साथ में इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है। अब इंसुलिन क्या है, एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक हार्मोन्स आपके शरीर का वजन बढ़ाते हैं, एनाबॉलिज्म करते हैं। तो इंसुलिन लेवल बढ़ने से आपके शरीर का वजन, आपका वजन बढ़ता है, तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, साथ में आपका शरीर का वजन बढ़ रहा है। और दूसरा क्या होता है उधर कि हाइपोथैलेमस, जिसको पहले ग्लूकोज लेवल डाउन जाने पे ये लगता था डाउन जा रहा है, भूख लग रही है, भूख का सेंसेशन हो रहा है, तो वो आपकी भूख जागृत करता था। अब क्या हुआ, जब लगातार ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहने लग गया तो हाइपोथैलेमस का भी वो जो क्राइटेरिया बदल जाता है, वो अधिक लेवल पे भी आपके पेट को संदेश, आपके शरीर को संदेश देने लगता है कि भूख लग रही है, आपके ब्रेन को संदेश देने लगता है भूख लग रही है, और आपका जो वो चेंज हो जाता है कि कम ग्लूकोज पे भूख लगनी चाहिए, उसके बाद में आपको ज़्यादा ग्लूकोज पे भी भूख लगने लग जाती है। तो आप बार बार खाए जाते हो और इंसुलिन बार बार ग्लूकोज को लेकर सेल्स के पास जाता है, सेल्स स्टोर नहीं करते, तो ग्लूकोज भी बढ़ रहा है और इंसुलिन भी बढ़ रहा है और आपका वजन भी बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि हर एक की एक कार्य करने की क्षमता होती है। बीटा सेल्स लगातार इंसुलिन बना रहे हैं, कब तक बनाए, वो भी थक जाते हैं, तो धीरे धीरे वो इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं। तो एक तो क्या हुआ कि रेजिस्टेंस हो गई, सेल्स ने इंसुलिन का कहना मानना बंद कर दिया, उन्होंने ग्लूकोज को स्टोर करना बंद कर दिया। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि बीटा सेल्स थक गए, उन्होंने इंसुलिन का सिक्रीशन कम कर दिया, और ये क्रम अगर लंबे समय तक चलता है तो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, और आपकी जो बीमारी है डायबिटीज़ जो है वो उस लेवल पे पहुंच जाती है
कि जहाँ पे फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये तो है इसका बीमारी का प्रोग्रेशन। अब दूसरी क्या बात है इसमें कि समझने वाली बात यह है कि डायबिटीज़ का मतलब कई बीमारियां एक साथ। डायबिटीज़ सबसे पहले आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। तो क्या होता है, जिनके डायबिटीज़ लंबे समय तक चलती है उनकी आर्टरीज एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण सकड़ी होती जाती हैं। और जब कोई आर्टरी सकड़ी होती है तो जो पतली आर्टरी होती हैं उनका ल्यूमेन, उनका जो छेद है बीच का, वो जल्दी सकड़ा होता है बनिस्बत बड़ी आर्टरीज के। तो सबसे पहले सबसे पतली शरीर में आर्टरी होती है पेनाइल आर्टरी। तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है मनुष्य के आदमी के ईडी, उसके ईडी होने लगता है। फिर ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट को भी, जो आर्टरीज हैं वो ब्लड सप्लाई कम करेंगी तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी, किडनी पे असर, मतलब शरीर के हर एक अंग पर उसका असर पड़ेगा। इसके अलावा जिनके शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, उनके थक्का बनने वाली जो बीमारी है, थक्का बनने के उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक, आपके कोई भी थक्का हार्ट में कहीं जाके अगर फंस गया, हार्ट अटैक, ये सब चीज़, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही शरीर में जब आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो इसका सबसे पहले इफेक्ट आता है आपके पेट पे। जैसे ट्रंकल ओबेसिटी प्रारंभ हो तो आदमी को सावधान हो जाना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने लोग आपको ओबेज मिलेंगे, ज़्यादा ओबेज मिलेंगे बच्चे, उनमें आपको एक आदत विशेष मिलेगी, वो खाना स्पीड से खाते हैं, बड़े बड़े गस्से लेते हैं और स्पीड से खाना खाते हैं। तो बचपन से आपको बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि उनको रेगुलर घूमना, एक्सरसाइज और ढंग से बैलेंस्ड भोजन, खाने को धीरे धीरे ढंग से खाएं, अच्छी तरह चबा चबा के खाएं। जो खाना चबा चबा के खाएगा वो ज़्यादा नहीं खाएगा, जो चबा के नहीं खाएगा उसके क्या होता है, पेट भरने से पहले, और पेट जब बढ़ता है तब उनको पता लग जाता है। लेकिन ब्रेन पेट भरने का मैसेज आपके ब्रेन उसको दे, उससे पहले वो बच्चा, वो व्यक्ति ज़्यादा खा चुका होता है। तो पहली चीज़ है कि व्यक्ति को भोजन चबा चबा के आराम से खाना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डाइट होनी चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कैलोरीज लें, रिक्वायरमेंट आपकी कम है, आप बैठे रहते हैं, बैठने का काम ज़्यादा है, तो आपकी कैलोरीज कम होनी चाहिए, आप भोजन कम करें और बैलेंस करें, कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, फाइबर्स, मिनरल्स सब हों। एनीवे, तो एक चीज़ तो ये हो गई कि बीमारी कैसे होती है, कैसे बढ़ती है। दूसरी चीज़ मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी दवाइयाँ कई तरह की होती हैं। कुछ वज़न बढ़ाती हैं, कुछ वज़न कम करती हैं, कुछ वज़न पे असर ही नहीं डालती। अब क्या होता है कि
अधिकतर डायबिटिक्स का वज़न ज़्यादा होता है। अगर वज़न ज़्यादा होने पर आप वज़न बढ़ाने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। और होता यही है कि अधिकतर लोग डायबिटीज़ के लिए ग्लिमिप्राइड का इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकागॉन्स जितने भी होते हैं सभी शरीर का वज़न बढ़ाते हैं। होना क्या चाहिए, अगर आदमी सही से फिट है तो उसको जो न्यूट्रल दवाइयाँ हैं जो शरीर के वज़न पे असर नहीं डालती वो दी जानी चाहिए, क्योंकि वज़न कम करने की देंगे तो उसका दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, नुकसान होगा। वज़न ज़्यादा करने वाली देंगे तो उसका वज़न बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो उसको तो ऐसी दवा दी जानी चाहिए जो वज़न पे असर नहीं डालती। जिनका वज़न कम है वो ग्लिमिप्राइड वज़न बढ़ाने वाली डायबिटीज़ की दवा ले सकते हैं। जिनका वज़न ज़्यादा है, जो अधिकतर होता है, उनको ग्लूकागॉन्स ग्लिमिप्राइड वगैरह नहीं लेनी चाहिए। उनको वो दवाई लेनी चाहिए जो ब्लड ग्लूकोज को या आपके वज़न को भी कम करें। तो जो वज़न कम करेंगी वो आपके हार्ट को भी फ़ायदा पहुंचाएंगी, किडनी को भी फ़ायदा पहुंचाएंगी। थक्का बनाने वाली जो प्रकृति होती है उसको कम करेंगी, कोलेस्ट्रॉल कम करेंगी। तो शरीर को कई तरीके से लाभ पहुंचाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के अंदर दवा लेते समय कि कौन सी दवा ली जाए। आप पतले हैं, सामान्य हैं या मोटे हैं, उसी के अनुसार आपकी दवाइयाँ होनी चाहिए ताकि आपको वो दवाइयाँ नुकसान नहीं करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो कैलोरीज का कंजप्शन है, आपके जो एक्सरसाइज है, पैदल चलना, काम करना, ये आपका ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत भोजन के। भोजन जिनके भी मोटापा है उनको भोजन कम कर देना चाहिए और अपनी एक्सरसाइज पैदल चलना ही बढ़ा देना चाहिए ताकि वो सारा सिस्टम आपकी सही हो जाए। और नहीं तो ये धीरे धीरे बढ़ के ये बीमारी उस लेवल पे पहुंच जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं और सारी बीमारी होती हैं और इंसुलिन धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है और इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। और जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो आदमी एकदम पतला, लीन एंड थीन हो जाता है। क्यों इंसुलिन बन नहीं रहा तो एनाबॉलिज्म हो नहीं रहा तो आदमी एकदम पतला दुबला हो जाता है। तो आशा है मेरी ये चर्चा आपको पसंद आएगी, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, इससे आप लाभ उठाएंगे। कृपया इस पर कमेंट्स अवश्य करें ताकि मुझे पता लग सके कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू, नमस्कार।